हेलो डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हमारा बेसिक सेट नंबर 2 पर रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। तो आज का वीडियो हमारा यही रहेगा, सेट नंबर 2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वो इस कार्य से प्रेम करती है और उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? यानी कहने का मतलब कि वो गिटार का अभ्यास करती है तो उस कार्य में उसे प्रेम है, इसलिए उसे संतुष्टि मिलता है। तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरणा हो सकता है जो खुद की संतुष्टि के लिए किया जाता है? पहला आपका बाहरी अभिप्रेरणा, दूसरा है आंतरिक, तीसरा है अभावजन्य आवश्यकता और आपका लास्ट है शारीरिक आवश्यकता। देखिए जो आपका ऑप्शन है ना, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये एक अभिप्रेरणा के रूप में है। और अभिप्रेरणा आपको प्राथमिक 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा होता है? एक बाहरी अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। ठीक है? तो इसका जो आप अगर अपनी खुद की संतुष्टि के लिए कोई काम करते हैं या फिर अपना रुचि को बढ़ाए रखने के लिए काम करते हैं, मतलब उससे प्रेम करते हैं, तो वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? पहला है आपका संरचनावादी से व्यवहारवादी, दूसरा है आपका रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ तक, या फिर खोजबीन आधारित अधिगम से डील और अभ्यास तक, या फिर अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन। देखिए जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बोला है कि 2020 में किस चीज़ के बदलाव के लिए अनुशंसा करती है। तो देखिए 2020 जो है ना, बेसिक आपका रटने से आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर होती है, क्योंकि ये जो शिक्षा है ना, उसको रटने पर आधारित नहीं रखना है, उसको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इसी पर बात हुआ था। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? कौन सा है जो तार्किक चिंतन में आपका योगदान नहीं देता है? पहला है आपका विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्व अनुमान की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। ठीक है? तो भाई साहब अगर पूर्व अनुमान की पहचान करते हैं और उसे चुनौती देते हैं तो ये तो सही बात है ना। ठीक है? सेकंड है आपका विचारक कथनों में तथ्य की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं। और आपका डी है विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। देखिए जो आपका बोला है क्या, नहीं है, ठीक है ना, योगदान नहीं देता है। तो तार्किक चिंतन में ना आपका विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार अगर नहीं करेगा तो वो फिर तार्किक चिंतन नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेगेटिव पॉइंट को पकड़ लेना है और उसके अनुसार क्या करना है, आपका ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है ना? ये आपका टैग वर्ड मालूम होना चाहिए। विच आपका है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? फर्स्ट है आपका समवेग, और सेकंड है सांस्कृतिक संदर्भ, और थर्ड है परिपक्वता, और फोर्थ है रुचि। देखिए अगर अधिगम को प्रभावित करेगा ना तो ये चारे जो कारक है ना अधिगम को प्रभावित करता है, आपको ये रट लेना है। ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 क्या दिया था, नियम विकास के अवस्था दिया था। कौन-कौन सा? एक होता है आपका पूर्व पारंपरिक, और एक सेकंड होता है पारंपरिक, और लास्ट होता है उत्तर पारंपरिक। तो जो पारंपरिक अवस्था है ना उसके अंतर्गत कौन सा आता है, आपको बताना है। ए है अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, बी है सार्वभौमिक। देखिए अनुदेशन उद्देश्य और आदान प्रदान आपका होता है पूर्व पारंपरिक में आता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आपका किस में, उत्तर पारंपरिक में आता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है? अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार एवं कानून। फिर देख लेते हैं लास्ट आपका है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पारंपरिक स्तर में आता है और इसमें ये बोला गया है कि यह चरण ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और नियम का पालन
करते रहें लोग, यही बोलता है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ब्लैंक्स दिया है, खाली ब्लैंक मतलब ब्लैंक्स दिया है, आपको भरना है। क्या करना है, शब्द का प्रयोग जैविक अंतर के लिए होता है। कौन सा शब्द जैविक अंतर के लिए होता है, आपको पता होगा कि जो आपका सेक्स होता है ये क्या करता है, शब्द को जैविक अंतर के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेक्स यहाँ पर। और फिर जो आप स्वभाव के लिए होता है, जिसे विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है, तो वो तो जेंडर होता है ना, जो समाज द्वारा प्रदत्त होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। मानसिकता के आधार पर होता है ना, वो होता है जेंडर आपका। ठीक है, ये लड़की काम है, ये लड़का काम है, तो इसके आधार से वो जेंडर को डिवाइड करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है, प्रक्रियात्मक सॉरी निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। पहला है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या है। तो इसमें कोई प्रक्रिया हो नहीं रहा था, इसलिए बोल सकते हैं कि ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, तो भाई मानचित्र और ग्लोब में अंतर बताने के लिए आपने को तो कोई प्रक्रिया नहीं किया, आप तो खुद रटे हुए हैं और आप उसको आंसर दे दिए। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। हाँ भाई, ये सही हो सकता है। 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने का तरीका विविध प्रकार का हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें हम प्रक्रिया कर रहे हैं। तो बेसिक आंसर आपका राइट हो जाएगा क्या, आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीका से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका है ना, इसमें क्या होता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन या फिर साधन लक्ष्य विश्लेषण। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। इसमें क्या बोला गया है कि अनुक्रिया समुच्चय तब आता है जब समाधान करता है, ठीक है, क्या करता है कि सबसे अच्छा समाधान खोजने के प्रयास करने के बजाय क्या करता है, समान ज्ञान पर बहुत अधिक फोकस करता है। इस वजह से ये क्या हो जाता है कि फेल हो जाता है, ठीक है ना, अटक जाता है। तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, अनुक्रिया समुच्चय। ठीक है, इसका जो बेसिक डिफिनेशन है ना, ये ऑप्शन में दिया है, अनुक्रिया समुच्चय। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपका शारीरिक लक्षण, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग और शारीरिक लक्षण, ये किससे द्वारा प्रदत्त होता है। तो भाई साहब आपका जो होता है ना, ये मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होता है। नहीं, पर्यावरण कारक द्वारा सुनिश्चित ये नहीं हो सकता है। आपका बालों का रंग, फिर आंखों का रंग, ये तो आपको वंश द्वारा मिलता है ना, अनुवांशिक द्वारा मिलता है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि ये वंशागत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हो, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होता है, नहीं, सांस्कृतिक कारक द्वारा हम आंखों का रंग ये सब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम ये भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपका तो ज्ञान हो सकता है, अधिगम हो सकता है, ठीक है, संज्ञान हो सकता है, नहीं सॉरी, ये जो होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का परिणाम होता है, इससे विकास होता है। ठीक है ना, यह विकास का है। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आपने ब्लूम्स का संज्ञानात्मक उद्देश्य आपने हमने वीडियो डाला है, आपने पढ़ा होगा, तो ये पता होगा कि ब्लूम्स ने से 6 श्रेणियों में क्या किया था, संज्ञानात्मक उद्देश्य को डिवाइड किया था। उसमें से जो आपका न्यूनतम स्तर था ना, वो था क्या, ज्ञान। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं क्या, प्रत्यास्मरण। ठीक है, प्रत्यास्मरण। देखिए प्रत्यास्मरण क्या होता है कि पहले से सीखी गई जानकारी, ठीक है, को अवधारणाओं को पहचानने की क्षमता बिना ये समझ जाना कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, मतलब उसके बारे में जानता नहीं है। ठीक है ना, पहले से जाना है पर फिर भी उसकी कंसेप्ट को समझा नहीं, फिर भी लास्ट में पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो ये इस प्रकार का जो होता है ना, उसको बोलते हैं प्रत्यास्मरण बोलते हैं। ठीक है ना, रिकॉल बोलते हैं, यानी दोबारा दोबारा से क्या करना, उसको अपने अंदर कॉल करना, बुलाना, ये होता है रिकॉल। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, निम्न स्तर पर आता है रिकॉल। ठीक है, आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन है कि दिव्यांगन
अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? अगर कोई व्यक्ति उस जिसकी बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता यानी लिमिटेड है, तो वैसे व्यक्ति को हम किस तरह संबोधित कर सकते हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। मानसिक मंदित, आगे देखते हैं, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक विकलांग, या फिर व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। हाँ, अक्षमता मतलब क्या? उसके पास बुद्धि जो है वो मतलब वो बुद्धि को कैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, कुछ चीज़ में उसका दिमाग नहीं लग रहा है, या फिर उसका बुद्धि आई की पावर क्या है, स्थिर है, तो उसको कहते हैं, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन है कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्या को उदत करना क्या कहलाता है? देखिए, ये जो होता है ना कि मिलती जुलती समस्या के समाधान के लिए क्या कहते हैं, उसी समस्या को अपने अंदर लाना, यानी कि हम पहले किए गए समस्या समाधान से हम क्या कहते हैं, नए समस्या को क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं, समस्या समाधान करते हैं। तो उसे बोलते हैं आपका अनुरूपता ही बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बाकी ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये योग्यता क्या कहलाती है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपका वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोग को समझने में नहीं आता है। देखिए, 2 वर्ड दिया है आपका, ऑप्शन पढ़ लीजिए पूरा। पहले देखिए, यहाँ पर जो 2 वर्ड दिया है ना, सिम्पैथी और एम्पैथी, सहानुभूति और तदानुभूति। देखिए, इसमें जो सबसे बेस्ट होता है ना, वो होता है आपका एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है, सिम्पैथी में होता है कि किसी को अगर कोई डेथ करता है तो वहाँ पर जो सिम्पैथी देते हैं ना, उसी को बोलते हैं सहानुभूति बोलते हैं जिसको। ठीक है, सहानुभूति देना। ठीक है, थोड़ा-सा मतलब उसमें मिल-जुल कर कुछ बातें करके उसका मन को बहलाना, मतलब थोड़ा-सा उसको संतुष्टि देना, वो होता है सहानुभूति होता है। ठीक है, एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी में क्या रहता है ना कि अगर मुझे दुःख तकलीफ़ है, तो क्या करता है कि जो दूसरा इंसान है, मेरी दुःख तकलीफ़ को अपना मानकर उस नज़रिए से देखना ही क्या होता है, एम्पैथी होता है। तो ये ज़्यादा सबसे बेस्ट जो होता है ना, वो होता है आपका एम्पैथी, यानी खुद को रख कर देखना। ये होता है आपका एम्पैथी होता है। ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। यही बोला है कि शिक्षक को क्या करता है, शिक्षक जो है विद्यार्थी के स्थान पर रखकर अपने आप को महसूस करता है कि विद्यार्थी क्या महसूस करते हैं। ठीक है ना? 14 नंबर क्वेश्चन है कि वो एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चों को किस भाव का महसूस होगा? देखिए, ऐसी स्थिति जहाँ पर परिणाम जो है अनिश्चित होता है, पता नहीं है कि परिणाम क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन ध्यान असफलता की ओर हो, तो बच्चे को क्या बोल सकते हैं? देखिए, वो क्या कर रहा है, नर्वस फील कर रहा है, ठीक है ना, कि हम फेल हो जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, हमारा परिणाम कैसा आएगा, तो ये चीज को हम बोलते हैं कि फीलिंग नर्वस। ठीक है ना, यानी नर्वस फील करना होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एनेक्सिटी, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? ठीक है, जानकारी को प्रस्तुत करने की विविध तरीके अपनाकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, या फिर सी है आपका अधिगम की आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, या फिर बच्चों को विविध तरीके से नामांकीकरण करके। तो भाई ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, बच्चों को विविध तरीके से नामांकीकरण करके। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन आपका? ये बोला था कि निम्न में से कौन सा तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, गुणवत्ता को बढ़ाएगी नहीं, वे बच्चों को विविध तरीके से नामांकीकरण करके ये हम शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताना। बाकी अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।